हेलो ट्वेल्थ क्लास, आपका ये लास्ट पार्ट रहेगा ब्रो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अभी तक हमने 5 पार्ट्स कवर करे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट मेन चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इस पार्ट के अंदर जितना मर्जी ये पार्ट बने लेंथ का, ठीक है, इस पार्ट के अंदर हम सारे मिसलेनियस टॉपिक्स जो जो बनते हैं वो कवर कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमने वैसे भी ऑनलाइन मोड के अंदर ही सारा करा है, तो कुछ रह ना जाए इसका। ठीक है, अब सबसे पहले यार एक कई बार क्वेश्चन उठता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ऑल्दो हमने इसका मतलब तो पढ़ा था पहले, एक बार डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 पॉइंट है, कोई 4 भी याद रहे तो चलेगा। अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है यार? फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है जो भी आप इनपुट्स प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, अपने प्रोडक्शन के लिए जिन इनपुट्स का आप यूज कर रहे हो, लाइक रॉ मटेरियल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपके फिजिकल कैपिटल का पार्ट होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्शन में यूज होते हैं एज एन इनपुट। बट ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ये बंदा नहीं, इस बंदे की स्किल्स, एक्सपर्टीज। एक कंट्री में एक टाइम पर कितने लोग हैं जो स्किल्ड है, एजुकेटेड है, अच्छी हेल्थ वाले हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं किसी पर्टिकुलर अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, अच्छा जो बच्चे अकाउंट्स वाले नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आर्ट्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक एसेट की वैल्यू का घटना। ठीक है, विद टाइम हर एक चीज की वैल्यू यार घटती है। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी, अगर मैं बात करूं, एक एसेट है, लेट इट बी एसी ही है। ठीक है, ऑफलाइन वालों को अच्छे से पता है, वो एसी अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल न्यू एसी 40,000 का है, वो भाई हर साल अगले साल 40,000 का बिकेगा नहीं ना, विद टाइम वो क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। एग्जैक्टली तो फिजिकल कैपिटल जो भी होता है ना भाई, ये डेप्रिशिएबल होता है, ये वक्त के साथ साथ इसकी वैल्यू जो है वो घटती ही है। आप जो मर्जी कर लो, उसकी वैल्यू वक्त के साथ घटनी ही घटनी है। लेकिन जैसे प्लांट है, उसकी वैल्यू वक्त के साथ घटेगी, मशीन की घटेगी। हाँ, एक आधा आपका एसेट होता है जो जिसकी वैल्यू यूजुअली बढ़ी रही होती है, जैसे कि लैंड, बट उसका भी एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं कि यार लैंड की वैल्यू भी घटी है। ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल यार आपने कहीं जमीन ले रखी है, आप कह रहे हो कि इसकी वैल्यू सर घटा के दिखा दो, कुछ नहीं यार, उसके आसपास हम शमशान घाट खोल देंगे, वैल्यू तो गिरी जाएगी। वहां की इंडिया ही है, यहाँ लोग इमोशन में बिलीव करते हैं। तो यूजुअली लैंड की वैल्यू बढ़ती है, बट वैसे जनरली बात कर रहे हैं, इनकी वैल्यू, फिजिकल कैपिटल की वैल्यू जो होती है वो डिप्रिशिएट ज्यादा होती है। ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू भी गिरती है। देख लो फिर डिफरेंस कैसा बना भैया, आपने तो लिखा हुआ यस, तो फिर डिफरेंस कैसा बना यार? हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन, नो डाउट, एक ह्यूमन भी एज के साथ जैसे जैसे एजिंग होगी ना, उसकी हेल्थ, उसका माइंडसेट, उसका लर्निंग का फेस धीरे धीरे स्लो होता रहेगा। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो हेल्थ में और एजुकेशन में, तो ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू डेप्रिशिएट बहुत ज्यादा स्लो होती है। तो दैट्स अ बेनिफिट। उसके अलावा यार फिजिकल कैपिटल को सेपरेबिलिटी फ्रॉम ओनर, आप ओनर से छीन सकते हो। आप ओनर से, मान लो कोई ओनर है जिसपे कोई रॉ मटेरियल है, आप उसको उससे छीन सकते हो, मशीन छीन सकते हो, प्लांट छीन सकते हो, उसका लैंड, उसकी बिल्डिंग आप उससे बेईमानी से जैसे मर्जी छीन सकते हो। बट ह्यूमन कैपिटल में आप किसी की नॉलेज नहीं छीन सकते किसी से। ठीक है, आप किसी बंदे की नॉलेज उससे सीख सकते हो, छीन नहीं सकते। ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह। फिजिकल कैपिटल ज्यादा मोबाइल होता है। वजह यार, फिजिकल कैपिटल यानी रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, ये सब चीजें। अब बिल्डिंग की 2 मिनट बात अगर हम छोड़ दे, रॉ मटेरियल हो गया, मशीन होगी, प्लांट हो गया, इन चीजों को परफेक्टली हम मोबाइल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। बस क्या बैरियर आता है? ट्रेड बैरियर आएगा अगर कुछ कंट्रीज के बीच में आ भी रहा है थोड़ा बहुत, तो कि वो थोड़ा बहुत टैक्सेस देने पड़ेंगे, टैरिफ कोई होगा किसी जगह पर तो वो देना पड़ेगा। जैसे अभी रिसेंटली यूएसए ने टैरिफ्स इंपोज करे हैं इंडियन गुड्स पर। ठीक है, वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है। लेकिन यार बंदे को इतनी इजीली शिफ्ट करना प्रॉब्लमेटिक है। आप करके देखो बंदे को शिफ्ट, ठीक है, वो दूसरे वेस के अंदर आ जाता है ना आपका, लाइक डंकी वगैरह वाला, उसमें इशू है कि इतनी इजीली आप बंदे को नहीं एक जगह से दूसरी जगह कर सकते, उसमें ज्यादा फॉर्मेलिटी। सामान तो इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, लेकिन बंदों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट दैट्स अ रिस्की, एंड काफी केसेस में इलीगल भी है अगर आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स करवा रहे हो तो, काफी क्या हर केस में। अब टेंजिबिलिटी, यार फिजिकल कैपिटल टेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप टच कर सकते हो। मान लो लेट इट बी ए बोर्ड है, ये मेरे लिए फिजिकल कैपिटल है, मैं इसको टच कर सकता हूँ, वो वाली बात। ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होता है। आप कहोगे क्यों भैया, हम तो किसी ह्यूमन को भी टच कर सकते हैं, आप उसकी नॉलेज को तो टच नहीं कर सकते, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक।
आगे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यार पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करो, ये करो, वो करो, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करो। होगा क्या अगर कर दिया, खर्चा करके आपने किसी के एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दिया, पूरे देश की एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दिया, या सरकार कर रही है या पेरेंट्स कर रहे हैं अपने बच्चों की एजुकेशन पे, उससे होगा क्या एक लार्ज लेवल पर। तो वो ये वाला टॉपिक है, ठीक है, साथ के साथ बनाएंगे इसको। अब ध्यान से देखना भाई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से होगा क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से होगा क्या। बहुत प्यारी साइकिल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इससे होगा क्या बच्चों, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, सबसे पहले बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेज होते हैं, अब जिन बच्चों को यार रिसोर्सेज नहीं पता, कुछ नहीं आ रहे, 3-4 एम याद रख लिया करो, 4 एम्स, मैन मनी मटेरियल मशीनरी, वो आपके बेसिक रिसोर्सेज है कुछ, ठीक है। जिनको रिसोर्सेज नहीं याद रहते ना, ये 4 एम्स याद रख लिया करो, मैन मनी मटेरियल मशीनरी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से बेहतर प्रयोग होगा रिसोर्सेज का। वजह यार, एक पढ़ा लिखा इंसान किसी भी रिसोर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से चलाना, यूज करना, यूटिलाइज करना जानता है, कम वेस्टेज से, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर होगी तो उससे क्या होगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, जो फर्दर क्या करेगा यार। अगर अब हम थोड़ा सा बिजनेस वाले लॉजिक्स पे चले, तो अगर रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब जिन बच्चों पे यार बिजनेस है, उन्होंने अपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा इसी साल, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाना, खर्चा कम से कम हो। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जब अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है, इसका मतलब लागत कम हो रही है, खर्चा कम हो रहा है। वजह नॉर्मल सी बात है यार, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड मिस्त्री है, स्किल्ड लेबर है, क्या होगा उससे यार, वो बंदा मिनिमल वेस्टेज के अंदर प्रोडक्शन करेगा, तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही तो बचेगी। अब मान लो आपने कोई इलिटरेट वर्कर रख लिया, यार उसको मशीन चलानी नहीं आ रही, वो आधी चीजें, वो 1 क्विंटल माल बनाएगा, उसके पीछे वो कितना तो वेस्ट ही कर देगा, घाटा तो ऑर्गेनाइजेशन का ही है। तो अब होगा क्या भाई, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, उससे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, विच फर्दर लीड्स टू, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा भाई देश का। अगर हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उससे जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी क्या होता है भैया, हमें तो पता ही नहीं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी रेफर्स टू द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। आपकी भाषा में भाई, एक साल में एक कंट्री में जितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, दैट्स सिंपली जीडीपी। अगर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो पूरे देश का जीडीपी भी बढ़ेगा, पूरे देश का जीडीपी बढ़ेगा। यार अब अगर पूरे देश में प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो यार नॉर्मल सी बात है, हम इंडिया में है, हम कोई 100% कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे, लोगों से भी बहुत ज्यादा काम कराया जाता है। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंक्रीज इन इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। अब ये चीज खत्म नहीं होती भाई, अगर मेरे को इसको और आगे कैरी ऑन करना है ना, कि भाई इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉवर्टी घटेगी, इंप्लॉयमेंट, ज्यादा लोगों पे नौकरी आएगी यार। क्योंकि देखो, अगर फैक्ट्री वाला पहले फॉर एग्जांपल महीने में 70,000 का माल बनाता था, उसने 4 लोग रखे हुए थे, अब वो लाख रुपए से ऊपर का माल बना रहा है, वो एक आधा और बंदा रख लेगा, नॉर्मल सी बात है। इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी अगर पूरे देश की, अब यार नीचे जगह नहीं है, साइड पर देखना, ठीक है। अगर पूरे देश की इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा यार, अगर पूरे देश की इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, उससे फर्दर पूरे देश की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। यार अगर इनकम बढ़ेगी, आपको और इसको समझाना है, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकम बढ़ने से आप ये बोल सकते हो एक्स्ट्रा में कि पॉवर्टी घटेगी, ये क्राइम्स घटेंगे। यार देखो, चोर भी ना अपने दिल से चोरी नहीं करता, ये कोई धूम टू नहीं चल रही आपकी कि भाई अपने दिल से ही शौक है कि चोरी कर रहा है, मजबूरी होती है तो चोरी कर रहा है बंदा। अगर इनकम बढ़ेगी तो ये चोरी, डकैती, क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटीज, ये सब विद टाइम कम होंगी, ठीक है, ये सब चीजें विद टाइम कम होंगी। और जब यार लोगों की इनकम ज्यादा होगी ना, तो फिर वो अपना ये इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर करेंगे ऑन, इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, एजुकेशन और हेल्थ पर ज्यादा खर्चा करेंगे। और मेरे भाई, जब हेल्थ और एजुकेशन पर खर्चा होता है, उसी को तो एचसीएफ बोलते हैं। तो भैया ये तो पूरी चेन बन गई, ठीक है, उसी को तो हम बोलते हैं कि एचसीएफ हो रहा है। तो शुरू कहां से करा, एचसीएफ से,
खत्म का हुई चीज HCF पे, ये वाला गेम होता है यार। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखना कि क्या फायदा है इन सब चीजों में पैसा लगाने का एजुकेशन हेल्थ केयर में। एक बार आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करी, उससे रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, उन सब से प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने से देश का जीडीपी बढ़ेगा, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी तो इनकम बढ़ेगी देश की, इनकम बढ़ेगी तो देश की गरीबी, पॉवर्टी, क्राइम रेट ये सब कम होंगे, और ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा खर्चा। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे अभी तुम 7 चैप्टर में कि इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। ज्यादा कमाओगे तो खर्चा भी ज्यादा करोगे, और ज्यादा कमाने से आप थोड़ा समझदारी वाला खर्चा करोगे। इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, और इसी चीज को तो HCF बोलते हैं अगेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको समझाना आना चाहिए किसी को भी। आगे आगे का डेटा क्या है बेटा आपका? यार याद करो, हमने पार्ट 5 के अंदर जो डेटा पढ़ना स्टार्ट करा था, थोड़ा ज्यादा ही डेटा था उसके अंदर, उसको थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि यार इस पार्ट में मैं चाहता नहीं कुछ रह जाए वजह, ऑफलाइन वाले बच्चों को तो बाद में भी करा दिया जाएगा डेटा, ये वाला पूरा चैप्टर प्योरली ऑनलाइन चलेगा, तो सारा का सारा डेटा एक ही बारी में कवर हो जाए, बाद का कहाँ बाद में क्या करते रहेंगे, इसलिए। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कंटिन्यू। ठीक है, पिछले पार्ट में भी हमने कुछ डिस्कस करा था, थोड़ा बहुत और यार हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में, सरकार का जो मेजर खर्चा है ना वो एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर जाता है। कहा जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन। जो बच्चे भूल गए एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है यार, जो आपकी फर्स्ट क्लास से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है, जो वो RTE 2009 के तहत चल रही थी। ठीक है, वो वाला सारा। अब डेटा क्या है इसमें यार, 2016-17 के हिसाब से अप्रोक्स 50%, एग्जैक्ट क्या है 49.68। ठीक है, जिन्होंने वो तोताबंदी करनी होगी एग्जैक्ट याद रख सकते हो, अदरवाइज अप्रोक्स 50% जो सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर था वो एलिमेंट्री एजुकेशन पर, 1st to 8th तक की पढ़ाई पर ही जा रहा था। अब अगर हम बात करें बेटा आपकी स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन की, तो दो स्टेट्स की डिस्कशन करेंगे, एक्सट्रीम और लोएस्ट की। आपका जो हिमाचल प्रदेश है उसका 2014-15 का डेटा है, उसके हिसाब से हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जो रही है स्टेट वाइज पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वो हिमाचल प्रदेश ने करी है भाई। 34,651 रुपीज, 34,651 पर कैपिटा, पर कैपिटा जो है वो हिमाचल प्रदेश लगा रहा था। और उसके कंपैरिजन में आपके जो बिहारी बाबू थे वहां पर कितना रहा है, मात्र और मात्र 4,088 रुपीज पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। तो यार बहुत ज्यादा फर्क है यार, बहुत ज्यादा फर्क है, 8-9 टाइम्स का फर्क है आपका अप्रॉक्स दोनों में। और रही बात आपको इसका अगर एग्जांपल चाहिए तो यार हिमाचल प्रदेश आप जाके देखिए, अभी तो चलो मौसम खराब है, अदरवाइज आप जाके देखिए, लेट इट भी आप हिल स्टेशन की बात कर लीजिए शिमला की, तो यार शिमला के अंदर आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार का आपका GDC बना हुआ है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बना हुआ है, बहुत जेन्युइन कॉलेज है। ठीक है, आप अगर बात करें उधर और बाकी साइड्स पे वह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो सरकारी ही है, प्राइवेट तो अलग बात होगी, सरकार के एंड से है। तो हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने सबसे ज्यादा, और यार जिसको डेटा याद नहीं भी रखना ना यहाँ पर, ये वाला ना करो कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रख लेना कि हाईएस्ट हिमाचल प्रदेश का है, लोएस्ट बिहार का है। ठीक है, नेक्स्ट, हु स्पेंड्स हाउ मच। तो बेटा जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स है ना वो अपने टोटल एनुअल बजट का, भैया ये क्या लिखा हुआ है TAB, TAB क्या होता है, टोटल एनुअल बजट। जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो 10 से 30% अपना टोटल एनुअल बजट का, जो उनका साल का बजट होता है ना हर स्टेट की गवर्नमेंट का, जो उनको सेंटर से आ रहा होता है, मिनिस्ट्री आपकी जो ट्रेजरी होती है वहां से आ रहा होता है, उसका 10 से 30% तक का खर्चा वो एजुकेशन पे कर देते हैं। लेकिन उसी के कंपैरिजन में जो आपकी सेंटर की गवर्नमेंट है वो मात्र और मात्र 3% ही कर पाती है। वाई, ये तो ज्यादा अमीर है, ये इतना कम क्यों कर रही है? बेटा इनका ना 3% भी इनके 30% से ज्यादा होगा। 29 स्टेट है, यूटी वगैरह भी 2 मिनट साइड रखो, ठीक है, और वो पूरा एक सेंटर का बजट है, तो वो ऑब्वियसली इनसे ज्यादा होगा। और अदर देन दैट ऑल्सो यार,
सेंटर की गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई को ही नहीं देखना ना, अगर जेन्युइनली बात करें हम, चैप्टर पढ़ाई है तो ये थोड़ी सिर्फ पढ़ाई चाहिए आपको, उनको आपको आपकी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस वो सब चीजें, बहुत कुछ और भी देखना होता है। तो लगभग स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके बजट का 10 से 30% तक का पैसा एजुकेशन पर जाता है टोटल साल के बजट का, और सेंटर की गवर्नमेंट का मात्र और मात्र 3% तक का ही जाता है। इसमें कोई दिक्कत यार? ये एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए, ठीक है। और आगे चले भाई इसके अंदर, तो एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या अचीव हुई है आपके देश द्वारा। यार जब हम आजाद हुए थे 1950 1951 वाले टाइम पीरियड पर, जिस टाइम पर हमने अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट करी थी, उस टाइम पर आपके देश में जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स थे ना, वो थे यार 2.23 लाख, और 2015-16 के हिसाब से वो 12.70 लाख तक गए हैं। तो दैट्स अ क्वाइट गुड इंप्रूवमेंट, अप्रोक्स 5.7, या मोटा मोटी कह सकते हैं यार 6 गुना का इंप्रूवमेंट हुआ है, 600% का इंप्रूवमेंट हुआ है। याद रहा? ठीक है, नहीं रहा कोई बात नहीं। यूनिवर्सिटीज का कर लेना बस एक डेटा याद यार, क्योंकि ये बहुत बढ़िया डेटा है यार। 27 यूनिवर्सिटी होती थी देश में 1950 के टाइम पर, 2015-16 के हिसाब से 799 चली गई थी, और आज की तारीख में बात करें तो 1000 तक टच मार रही होंगी, ठीक है। तो 27 से यहां तक भी जाना बहुत बड़ी बात है यार यूनिवर्सिटीज में, और अभी सरकार इतना यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर खर्चा करती नहीं आपने बड़ा, तो दैट्स अ क्वाइट गुड इंप्रूवमेंट। इसके अलावा सेंटर की गवर्नमेंट का रोल है, जनरली भी आपसे पूछे यार आपने इनके बारे में, आप में से बहुत सारे बच्चे इन स्कूल से बिलोंग करते हो, केवी से, ठीक है। आपके लगभग लगभग आपको हर जगह पर, हर स्टेट के अंदर आपको मिल जाते हैं केंद्रीय विद्यालय। यार सवाल कई बार मन में उठता है, यार केवी भी गवर्नमेंट स्कूल है, जहां हम वोट डालने जाते हैं वो भी सरकारी स्कूल है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या चीज का फर्क है यार? केवी वाले जो स्कूल है ना, वो सेंटर की गवर्नमेंट के स्कूल है, और जहां पर आप लोग वोटिंग करने जाते हो ना, या जहां आंगनवाड़ी वाली टीचर्स बैठती है, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, वो वाले सरकारी स्कूल। ये फर्क है मेन। केवीस आर केंद्रीय विद्यालय। भाई ये एजुकेशन ये बनाए इसलिए थे यार कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है ना, उनके बच्चों को एजुकेशन दे, एजुकेशन टू बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं, एजुकेशन टू चाइल्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कौन सी एजुकेशन? भाई उनके बच्चों को जो सेंटर गवर्नमेंट के, क्योंकि केवी का आपको पता है यार आज की डेट में भी इतना इजी एडमिशन नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप सरकारी हो। पुराने जमाने में आप बैठे हुए हो अच्छी बात है, आज की डेट में केवी के अंदर अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो इजीली आपको वहां एडमिशन मिल जाती है, ठीक है। और इसमें यार सबसे बड़ा बेनिफिट है ट्रांसफर बेनिफिट। ये बेनिफिट ना जितने केवी वाले बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं वो फटाफट से समझ जाएंगे। अक्सर आपकी क्लास में होता है यार, बीच सेशन में भी ना नए बच्चे आ जाएंगे, बीच सेशन में भी नए बच्चे। बीच सेशन से मेरा मतलब इवन दिसंबर से है, दिसंबर में आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आ गया, क्योंकि यार ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया केवीज का सिलेबस एक सिंक में चलता है, एक साथ चलता है। तो कभी अक्सर होता है सेंटर की गवर्नमेंट के अंदर उनके पेरेंट्स की ट्रांसफर होगी ना भाई, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में, तो उनके बच्चे की एजुकेशन में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। वो फॉर एग्जाम्पल बच्चा है अगस्त अभी है ना, अगस्त के अंदर मान लो वो लेटेड भी किसी झारखंड के केवी में बैठा है, वहां से अगर उसकी ट्रांसफर हरियाणा होगी ना, तो वो नेक्स्ट डे से अपना वो एक बार अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके नेक्स्ट डे से वो हरियाणा के किसी भी केवी, अब हम अंबाला में है, अंबाला में 4 केवी है, केवी 1 केवी 2 केवी 3 केवी 4, जो भी उसको अलॉट होगा वो उसके अंदर जाके अगले दिन से अपनी पढ़ाई कर सकता है। वो वाला बेनिफिट मिलता है तो बाकी बच्चों को। और एक नवोदय विद्यालय, उसमें थोड़े कम बच्चे जा पाते हैं यार, इसका पूरा एग्जाम होता है और तगड़े लेवल का एग्जाम होता है, एग्जाम भी मतलब इतना हलवा एग्जाम नहीं होता वह। ये मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कराता है गांव वगैरह के टैलेंटेड बच्चों को। इसका बच्चा अगर आपने पेपर क्लियर करा ना, बहुत बच्चों ने दिया भी होगा, तो आपकी एजुकेशन में बहुत बेनिफिट्स है। इसमें आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलती है, जो नवोदय विद्यालय के बच्चे होते हैं वो उन्हीं हॉस्टल्स में रहते हैं, वहां प्रॉपर उनका खाना खूना और उनको बड़े एडवांस तरीके की पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है। यूजुअली जैसे नॉर्मली यार आप लोग हो जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, 11वीं 12वीं में आकाश जैसे इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, वहां से पढ़ाई करते हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है क्योंकि प्राइवेट है। नवोदय विद्यालय वो सेम चीज आपको करवा के देगा अगर आप नॉन मेडिकल के हो तो, वो भी बहुत ज्यादा मिनिमल रेट्स के अंदर। ये चीज यार इसका भी स्क्रीनशॉट लो और फटाफट नोट करिए इसको। अब भाई 2-4 और मिसलेनियस क्वेश्चंस पर बात करें तो वो क्या है वो भी देख लो यार। इंडिया में एजुकेशन का पिरामिड जो है वो स्टीप क्यों है?
स्टीप का मतलब इस तरीके से, ठीक है। वजह क्या है यार उसकी, इंडियन एजुकेशन का पिरामिड स्टीप क्यों है? देखो इसको दोबारा बनाते हैं एक बारी, जैसे कि ये देखो, मान लो यार ये होगी आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन सबसे बेसिक एजुकेशन, ठीक है। फिर आपकी होगी सीनियर, सेकेंडरी एजुकेशन, पहले सेकेंडरी, फिर होगी सीनियर सेकेंडरी। ऊपर जाते जाते आपकी वो टर्शरी एजुकेशन, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली आ जाती है। जैसे जैसे आप पढ़ाई में आगे जा रहे हो, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते जा रहे हैं, कम हो रही है। ये आपकी एजुकेशन बढ़ रही है, देखो ये आपके एजुकेशन के लेवल्स बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बेसिक फर्स्ट से 8th क्लास, फिर आपकी 9th 10th, फिर 11th 12th, फिर आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटीज। लेकिन दिक्कत क्या है भाई, नंबर ऑफ बच्चे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये, और ये फैक्ट है यार, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों 8वीं तक की पढ़ाई फ्री है, जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते वो यहाँ तक पढ़वा लेते हैं। फिर चलो पेरेंट्स की होती है, चलो 10वीं तो करे बच्चा, चलो 12वीं तो करे बच्चा। कॉलेज यूनिवर्सिटीज तक चलते जाते बच्चे कम 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 होते जाते हैं। तो हाँ, क्योंकि लेस और लेस नंबर ऑफ पीपल ही हायर लेवल एजुकेशन तक जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड यार, फैमिलीज, आप लोगों की फैमिलीज, आपके गार्डियंस, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन क्यों आपकी एजुकेशन पर इतना पैसा लगा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा यार, फलाने बंदे ने लोन लेके अपने बच्चे को एमबीए करा दी 25 लाख की, ठीक है। उसने स्कूल की फीस भरने के लिए इतने का लोन लिया, ठीक है। इंडिया में ऐसे ऐसे हालात भी है यार, मिडिल क्लास फैमिली से लोग मतलब घर का सोना बेच के बच्चे पढ़ा रहे हैं। कुछ तो होगा यार रीजन, बेवकूफ तो नहीं है इतने सारे लोग। तो सिंपल, ऐसे हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था, एचसीएफ के रेफरेंस में है या एजुकेशन के रेफरेंस में, आपने लिखना है यार एचसीएफ की मार्केट वैल्यू ज्यादा हुए है, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ एचसीएफ इज मोर। जितने बेनिफिट्स एक बंदा अपनी जिंदगी भर में डिराइव कर लेगा ना, वो कई ज्यादा है कॉस्ट ऑफ एचसीएफ से। यार कितनी कॉस्ट लग गई एचसीएफ पे, रैंडमली अगर मैं बिल्कुल बेसिक आपको बताऊं, मान लेते हैं आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी, इवन अपने कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड भी एग्जांपल, एक रफ एग्जांपल है, ठीक है। और आपकी मान लो यार अपना 4 सालों के अंदर, 4 साल की होती है ना आपकी कंप्यूटर साइंस, आपके 4 साल में मोटा मोटी 10 लाख रुपए लग गए यार। अब वो करके आपका जब पैकेज लगा, आपका पैकेज अगर थोड़े बहुत भी आप स्किल्ड हो और आपने रट के नहीं समझ के अच्छे तरीके से वो पढ़ाई करिए, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन यू आल्सो, ठीक है। अब आपने उस यूनिवर्सिटी से, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से मान लो पढ़ाई करी यार, उसके बाद अगर आपकी रिलेटेड भी, मैं मानता हूं ज्यादा नहीं, 50,000 पर मंथ की भी नौकरी लगी 2 मिनट के लिए, साल का 6 लाख, लगाया कितना था 10 लाख, 2 साल में तो कवर ही हो गया। फिर बाकी जिंदगी, मैं कह रहा चलो खर्चे भी है, 4 साल में कवर हो गया, 5 साल में कवर हो गया, बाकी फिर तो लाइफ टाइम खाना ही है आपने उस पे। तो ये वाला पॉइंट होता है इसमें दिक्कत, ये भी नोट करो यार। बस थोड़ा सा रह गया भाई, अब बने रहो। हाँ जी, अब आगे यार, ये एक ऐसा सा क्वेश्चन ना पेपर में पूछा जा सकता है, नॉट इन 6 मार्क्स, 2 से 3 नंबर के अंदर एक ऐसा सा क्वेश्चन आप पे आ सकता है कि इंडिया जो है वो एक नॉलेज इकोनॉमी बन के बाहर निकल रहा है, इमर्ज एकदम से सामने आ रहा है एक नॉलेज इकोनॉमी बनते हुए, ठीक है। जहां एक पुराना, मतलब माइंड में आ रहा है यार, एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जहां पहले इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स एग्रीकल्चर, आज भी है नो डाउट, आज भी सबसे ज्यादा लोग खेती बाड़ी ही कर रहे हैं, ठीक है। बट एक जमाना, एक वो इंडिया था जहां पर सारे खेती बाड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल देसी लाइफस्टाइल है, बुरा नहीं है, बढ़िया है। और आज इंडिया एक नॉलेज इकोनॉमी बन के बाहर आ रहे हैं। इंडिया से नॉलेज वाले लोग, इंडिया के डॉक्टर्स, इंडिया के एक्सपर्ट्स, इंडिया के एआई एक्सपर्ट्स, इंडिया के इंजीनियर्स, इंडिया के डॉक्टर्स विद टाइम compete कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। तो क्या रीजंस रह सकते हैं इसके बारे में बताइए भाई। तो पहले जनरल बता देना यार कि नॉलेज इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां ग्रोथ ना प्रोडक्शन पे, उस पे नहीं, इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है। कि जो ग्रोथ है वो सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से नहीं देखी जा रही, मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन से देखी जा रही है। यार नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन हर एक को मिल रही है। थोड़ा बहुत बता देना यार, आईटी सेक्टर इंडिया में बढ़ रहा है, बैंगलोर का मेंशन कर देना, बैंगलोर आईटी हब, एग्जांपल डाल देना, बैंगलोर वाला आईटी हब बन गया बैंगलोर, ठीक है। क्या रीजंस है यार इसके, इंटरनेट का यूज, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी,
डिजिटलाइजेशन, और ये सारी चीजें भाई अब गांव तक भी चली गई है, अच्छी बात है, ठीक है। इन सब चीजों के बेनिफिट इवन गांव तक भी चले गए, क्योंकि यार ये इतना भी महंगा नहीं है। वो जो आपका इसके अंदर नो डाउट एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जो आपकी अंबानी फैमिलीज है उनका बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने वो 2017 वाले टाइम पर वो जो बिजनेस मूव करा जियो वाला, ठीक है, वो इंटरनेट को यूज इस तरीके से, उन सब चीजों के बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ा कि कॉमन मैन भी इंटरनेट के थ्रू, एआई के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, डिजिटलाइजेशन के थ्रू नए नए लोग भाई गांव गांव में बैठे बैठे स्किल्ड लोग अपना टैलेंट सामने ला पा रहे हैं, ठीक है। तो इस रेफरेंस के अंदर आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। बस भाई बस एक टॉपिक बचा है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का डिफरेंस, बस एक, ठीक है। चलो भाई लास्ट टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस। यार ये कई बार बोर्ड्स में 2-3 बार ही ना 2 नंबर में 3 नंबर में देखा गया है, पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। 4 पॉइंट है, कोई 3 याद रख लोगे आपकी इच्छा, चलेगा, कोई भी 3। अब जरा ध्यान से देखना भाई फटाफट, पहले समझते यार ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों एक जैसे वर्ड लगते हैं। ह्यूमन कैपिटल उन सब चीजों पे करता है यार कि फोकस, कि हमें ना लोगों की नॉलेज, स्किल्स, हेल्थ को इम्प्रूव करना है, जिससे वो बेहतर परफॉर्म करे, वो बेटर वर्क करे, वो अच्छे तरीके से लेबर करे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, वो सब। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इसको तो कंसीडर करता ही करता है, इसके साथ साथ और बथेरी सारी चीजें, जिससे भाई एक अच्छा ह्यूमन बीइंग वो बने, इकोनॉमी को अच्छे ह्यूमंस मिले, ठीक है। तो मैं अगर पहले पॉइंट की बात करूं ना, पहला पॉइंट यहां से शुरू करते हैं, ह्यूमन कैपिटल का स्कोप नैरो है, ह्यूमन कैपिटल का स्कोप नैरो है, वो सिर्फ और सिर्फ, अब सेकंड पॉइंट पे आओ, ह्यूमन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किस पे एम करते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है यार, प्रोडक्शन बढ़ानी है, ह्यूमन को नॉलेज दो, उसको स्किल दो, उसको अच्छी हेल्थ दो, जिससे वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, इकोनॉमिक्स वाली बात, बिजनेस वाली बात, कि अच्छा प्रोडक्शन करेगा, अच्छे बेहतर तरीके से काम करेगा। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट का मच वाइडर स्कोप क्यों लिखा यार, क्योंकि ये कहता है भाई ये सब इसलिए जरूरी है, ये सब इसलिए करना है जिससे भला हो, ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर हो, इस इकोनॉमी के ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर हो। तो ह्यूमन कैपिटल सिर्फ प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी देख रहा है, लेकिन वो ओवरऑल देख रहा है। इसलिए मैं ये भी बोल सकता हूँ भाई कि ह्यूमन कैपिटल तो सिर्फ एक प्रोसेस है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट उस प्रोसेस का एक एंड रिजल्ट है। और अगर पहले पॉइंट पे अब हम जाए तो ह्यूमन कैपिटल कंसीडर करता है, क्योंकि देखो यार जहां हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, बार बार हेल्थ हेल्थ बोला तो है, मेन एजुकेशन ही पढ़ा है, मानता हूं मैं, हेल्थ वाला पार्ट आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो ह्यूमन कैपिटल में बार बार यही बोला कि यार हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन। तो हेल्थ और एजुकेशन जरूरी है सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ह्यूमन कैपिटल ये कंसेप्ट पे चलता है कि हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, उससे लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, खत्म बात, काम की बात। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहते हैं यार, हेल्थ और एजुकेशन ह्यूमन वेलबींग को इंक्रीज करने के लिए चाहिए, ह्यूमन वेलबींग को, ओवरऑल डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए चाहिए। थोड़ा सा अजीब है, एक बार और पढ़ना हो जाएगा, दोबारा सुन लो। ह्यूमन कैपिटल कहता है यार, वो कंसिडर करते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन किस लिए जरूरी है, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट किस लिए जरूरी है, ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन आर नीडेड फॉर ह्यूमन वेलबींग, ह्यूमंस के वेलबींग के लिए, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बातें करता है कि भाई हेल्थ और एजुकेशन में पैसा लगाओ, लेबर बेटर परफॉर्म करेगी। ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है भाई कि इन सब चीजों से हमने ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर करना है, भला करना है। ह्यूमन कैपिटल का नैरो स्कोप है, वजह सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात करता है, वो हर एक चीज की बात करता है, ओवरऑल वेलबींग की, ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो इसलिए मच वाइडर स्कोप है। मैं ऐसा कह सकता हूं यार, ये बुक में पॉइंट नहीं है, ह्यूमन कैपिटल एक प्रोसेस है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट उस प्रोसेस का एंड रिजल्ट है। दैट्स ऑल, चैप्टर खत्म। मुझे अब नहीं लगता भाई कि इन 6 पार्ट्स के बाद कोई टॉपिक आपका ऐसा बचा है जो ना कवर हुआ हो, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा ही खत्म हो चुका है, ठीक है। एक एक डेटा जो काम का था वो सब इसके अंदर कवर हो चुका है। पूरे साल जब भी आपका इसमें कोई स्कूल में टेस्ट है, बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, प्री बोर्ड के लिए पढ़ना है, जहां मर्जी के लिए पढ़ना है, आपने मात्र और मात्र ये 6 वीडियोस देखनी है, इसके नोट्स पढ़ने हैं, एक बार अच्छे से देख लो, बाद में जब आपको इच्छा हो 2x पे देख लेना। दैट्स ऑल, इसके अलावा आपको पूरे साल कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर से, ठीक है। दैट्स ऑल, ओके, बाय बाय।